चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, अब वो रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें दोबारा से परीक्षा देनी होगी। हालांकि छात्रों के पास परीक्षा ना देने का भी विकल्प होगा। तो इस बड़ी खबर पर सीधा जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और ग्रेस मार्क को लेकर नतीजों को रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ ऑप्शन अब स्टूडेंट्स के पास होंगे? 5 जुलाई को नीट की परीक्षा हुई थी, तभी से ये सवालों के घेरे में है। इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, पेपर लीक होने का भी आरोप लगा था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में इसको रद्द कराने की मांग की गई थी और जो छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए थे उसको भी चैलेंज किया गया था। आज जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला था उसे वापस ले लिया गया है। अब छात्रों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको अब दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। ये परीक्षा 23 जून को होगी और इसका रिजल्ट 30 जून को आएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और काउंसिल को रोक देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पहले की तरह से जारी रहेगी। 6 जुलाई से काउंसलिंग की शुरुआत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि क्या इस पेपर लीक हुआ था, क्या इसको लेकर के कोई और कदम उठाने की जरूरत है या नहीं है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सिरे से पेपर लीक के सवाल को खारिज कर दिया है। हालांकि ग्रेस मार्क पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उन्होंने जरूर स्वागत किया है। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गए। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है। इसमें स्पष्ट हो गया है उन विद्यार्थियों को 1563 स्टूडेंट्स को और एक बार परीक्षा देने की ऑप्शन उनके सामने है। वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नीट के एस्पिरेंट्स का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। सर, एनटीए तो बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान ही नहीं कर रहा। उसको तो अपनी कमाई करने की वो है कि मेरी तो कमाई होनी चाहिए। एक बच्चे से 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख इस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, तो एनटीए तो बच्चों की परवाह नहीं करता। यहाँ जो माता पिता बैठे हैं वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह पर बैठे हैं और हम लगातार प्रयास करेंगे और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से हमने पिटीशन कराने के लिए भी स्टूडेंट्स को भेजा है। 24 लाख स्टूडेंट है, देश का भविष्य, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उन पे रोक लगनी चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में भविष्य में नहीं होनी चाहिए। हमारे मार्क्स में एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? वो तो उनको फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मतलब 720 वालों को फिर भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर हमारा क्या, हमें तो कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है। 640 वाले को, 650 वाले को, 620 वाले को, 640 वाले को। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। हाँ, पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो? इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। तो 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क हटाने से 23 लाख छात्रों को इंसाफ क्या मिल जाएगा? अगर नहीं तो फिर क्या है नीट 2024 का पूरा झोल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
तो चलिए अब बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते जा रहे पानी संकट की। अब दिल्ली के लोगों की प्यास को अपर यमुना रिवर बोर्ड बुझाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना जल के बंटवारे की जिम्मेदारी बोर्ड को दे दी है। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह से दिल्ली वालों की प्यास बुझाई जाएगी? इस वक्त दिल्ली में पानी का संकट है। सुप्रीम कोर्ट रोजाना इस मामले की सुनवाई कर रहा है। बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि आपने टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की, पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए। आज जब इसकी सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लगातार टैंकर माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो राज्यों के बीच में जुड़ा हुआ काफी संवेदनशील और जटिल मामला है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि दो राज्यों के बीच में दखल से सके। अपर यमुना बोर्ड इस मामले पर फैसला लेने के लिए सक्षम है। अपर यमुना बोर्ड चाहे तो मानवता के आधार पर 152 क्यूसेक लीटर पानी दिल्ली सरकार को दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड इसके ऊपर अंतिम फैसला ले। बोर्ड अगर चाहे तो रोजाना इसके ऊपर बैठक बुला सकता है और अंतिम फैसला अपर यमुना बोर्ड को ही लेना है और अपर यमुना बोर्ड जल्दी इसके ऊपर कोई भी फैसला लेकर दिल्ली को पानी रिलीज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। खास तौर पर टैंकर माफियाओं को किस तरह से खत्म किया जाए, इस पर एक्शन लिए जा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी से जानकारी ली है संवाददाता जावेद ने। देखिए, ये बवाना नहर के पास हम मौजूद हैं जहां दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी अपनी टीम के साथ यहां पर विजिट कर रहे हैं। दरअसल मुनक नहर के आसपास से शिकायतें मिल रही थी कि यहां टैंकर माफिया एक्टिव हैं और पानी की चोरी लगातार हो रही है। दिल्ली में इसको लेकर सियासत भी हो रही है और देखिए तमाम जो यहाँ पर आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हमने लगा दी है जो वी हैव डिप्लॉयड मोर फोर्स, तो वी आर इंश्योरिंग कि ऐसा कोई भी जो एलिगेशन आ रहा है वो ना हो एंड जो सामने आए हैं उनके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया है। कितने लोग सामने आए हैं अभी तक? कुछ अरेस्टिंग कुछ कार्रवाई हुई है सर? नहीं, वो डिटेल तो आई विल गिव टू आवर सीनियर ऑफिसर्स, वहाँ से फिर पीआरओ से आप लोगों को मिल जाएगा। डिप्लॉयमेंट किस तरह से किया गया, अगर आप थोड़ा बता पाएं? क्योंकि जो है हमारे अभी 4 पुलिस स्टेशन से गुजरता है यहाँ से शुरू होके, तो हर जगह पे हमने पिकेट्स लगाए हैं और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही है। एटलीस्ट जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल इंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। सर कब से ये पेट्रोलिंग चल रही है अगर आप बता पाएं? क्योंकि कल लग गई है, कल रात से रात के बाद पकड़े हैं क्या आपने? नहीं, उसके बाद देयर वाज नो साइटिंग ऑफ एनी टैंकर ऑन दिस स्ट्रेच। अच्छा, लेकिन पहले समस्या थी ये वाली? नहीं, पहले भी ऐसा हमारे रिपोर्टिंग में ऐसा कोई समस्या नहीं आई। ऑल माय एसएचओस आर हियर ओनली। ओके। एक आधा ट्यूबवेल का जो है, हाँ, पीसीआर कॉल्स भी ऐसी कुछ है नहीं। एक आधा ट्यूबवेल जो आप लोगों ने ही दिखाए थे उनके अगेंस्ट तो एक्शन लिया है। नाउ एसडीएम विल वेरीफाई वेदर वो इलीगल है या फिर क्या है। वो जो एसडीएम का डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। ठीक है। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, मौके की निगरानी कर रहे हैं। मुनक नहर आप देख सकते हैं, इस तरफ दोनों तरफ आपको मुनक नहर यहाँ पर नज़र आएगी और ये इसके आसपास लगातार निगरानी यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि ये आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया था कि मुनक नहर के ज़रिए 200 क्यूसेक पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के आनंद पर्वत, जहां का हाल बता रही हैं मेरी सहयोगी प्रियंका। हमारी मौजूदगी है आनंद पर्वत की चेतन बस्ती में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टैंकर जो है वो फिलहाल यहाँ से जा रहा है और लोगों के बर्तन जो हैं वो फिर से लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक छोटा टैंकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था जिससे कि यहाँ के लोगों का पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। और ऐसे में अब एक और टैंकर आने की उम्मीद है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने बर्तन लगाने शुरू कर दिए हैं। चेतन बस्ती जो आनंद पर्वत में है, आनंद पर्वत में वैसे ही पानी की बहुत दिक्कत मानी जाती है और ऐसे में यहाँ के जो तमाम लोग हैं ये बता रहे हैं कि पहले पानी की जो लाइंस डली हुई थी, पानी उन्हीं से आ जाया करता था और उसके बाद उस लाइन में पानी आना छूट गया। ये टैंकरों के भरोसे अब रहने लगे हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर पूछ लेते हैं। सर, पानी की दिक्कत यहाँ पर कब से है? मैडम 1 साल से, 1 साल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए कि समझ लो कि हम
पूरा हमारा पानी मतलब खाली बर्तन ले जाते हैं। इतनी बड़ी आधी से ज़्यादा बस्ती इधर पानी भरती है और उसके अंदर भी ये पूरा टैंकर जो है पूरा पानी नहीं कर पाता हमारा। एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है, एक मीडियम साइड और एक ये छोटा आता है। अच्छा, आधी से ज़्यादा बस्ती इधर पानी भर रही है। पहले अच्छा खासा पानी अंदर आता था, उन्होंने पता नहीं क्या करा, उसको बंद करा दिया बिल्कुल पानी। उधर से उधर ही पानी आता, बस थोड़ा सा प्रेशर आता वही, और वो भी पहले 3 घंटे चलता था। अब इन्होंने 1.5 घंटा, कभी 1.5 घंटा अपनी मर्जी चलाते हैं, कभी 1 घंटा चलाते हैं, कभी 2 घंटे चलाते, उनकी अपनी मर्जी है। पूरा पानी आता है, अब हमारे से कैसे पानी आएगा? हम तो बुढ़े हो गए, पानी ढोते। पानी ढोने के लिए कहाँ जाना होता था? हमें नीचे जाना पड़ता है। अच्छा, हम पानी भर के हमारे पास ये के पानी बना, अब ये इसका थोड़ा सहारा था, ये भी इससे जो मिलता है वो भर लेते हैं। मैडम सुबह 4 बजे मैं जाता हूँ, हम लोग अपनी स्कूटी से, साइकिल से 4 नंबर वो कुंदन ढाबा है ना, वहाँ से पानी भर भर के लेके आते हैं हम लोग 4 बजे उठ के। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते टाइम से, इतनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। तो दिल्ली में पानी को लेकर कितनी मारामारी है आपने खुद दिल्ली वालों की जुबान से सुना। अब आपको दिखाते हैं पानी संकट से त्रस्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। एक तरफ है भीषण गर्मी और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता प्यास से तड़प रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरह का हाल ज्यादातर दिल्ली के इलाकों में है कि एक पानी का टैंकर आता है और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की भीड़ वहां पर जमा होती है पानी भरने के लिए, और ऊपर से जो टैंकर माफिया है वो भी सक्रिय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि उन्होंने अभी तक टैंकर माफियाओं पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और कुछ देर पहले हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। मुनक नहर के आसपास उन्होंने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है और पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, किसी तरह से मौसम की तरफ से राहत नहीं दिखाई दे रही है, और पूरा का पूरा जो परिवार है वो अपने हाथ में बाल्टी गैलन लेकर टैंकर के पीछे भाग रहा है। किसी तरह से घर का गुजारा करने के लिए, दिन का गुजारा करने के लिए वो पानी भरना चाहते हैं। तो लगातार हम आपको इससे जुड़ी कवरेज दिखाते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों का रुख करते हैं। देश के 18वीं संसद के गठन के बाद राजनाथ सिंह ने एक बार फिर रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने 9 जून को केंद्रीय मंत्री की शपथ ली थी। उन्होंने लगातार दूसरी बार ये जिम्मेदारी हासिल की है। राजनाथ सिंह 2019 में रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्रालय मिलने पर उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में उनका लक्ष्य देश को सुरक्षित रखने के अलावा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, यह हमारा उद्देश्य है, और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं, अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। तो आज एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी अपना पदभार संभाल लिया है, और कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार हवाई किरायों को सस्ता करने पर फोकस करेगी। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने, देखिए। बहुत ही यंग और डायनेमिक नेता है सर, ये बताइए कि आज आपने चार्ज लिया, क्या प्राथमिकताएं होने वाली हैं? और 100 दिन का प्लान बनाएंगे, जो मोदी जी भी सारे डिपार्टमेंट को एक एंकरेज कर रहे हैं ये बनाने की। तो 100 दिन का प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और 100 दिन से लेकर 100 साल स्वतंत्रता तक, मतलब 2047 तक हम प्लान बनाकर किस तरह से ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। और हमारी प्राथमिकता है कि जो आम आदमी है, आम नागरिक है इस देश में, उसको एयर ट्रैवल किस तरह से जोड़ा जाए, तो उसके ऊपर हमारा किरायों पर कैसे लगाम लगाएं? किरायों पर बहुत ज्यादा इशू बन रहा है आजकल की, सारे रूट्स के जो प्राइसेस हैं बहुत बढ़ गए। तो हम जो भी पॉलिसी मेकिंग हम जो बनाएंगे, नीति जो भी हमारी बनेगी, तो उसमें हमारी सोच जरूर उसके आम नागरिक पर होगी कि उसको और अफोर्डेबल बनाएं, उसको और नजदीक लेके आए एयर ट्रैवल को। तो एक ये मुद्दा जरूर हम दिमाग में लेकर चलकर पॉलिसी मेकिंग करेंगे। आपसे पहले सिंधिया जी ने तमाम राज्यों को लिखा था वैट कम करने के लिए, जो राज्य बच गए हैं उन पर भी काम होगा। तो इसके ऊपर जो भी ज्योतिरादित्य जी एक अच्छे मंत्री होने के नाते उन्होंने काफी काम किया है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और स्टेट्स का कॉपरेशन भी इसमें लेंगे, और जरूर जिसके हिसाब से जो भी काम रहेगा उनको इंस्पिरेशन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।
पेमा खांडू एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल केटी परिनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा और कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई। 54 मीन उप मुख्यमंत्री बने हैं। खांडू के साथ कुल 11 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी ने 60 विधानसभा सीट में से 46 पर जीत हासिल करके तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। इससे पहले बुधवार को खांडू को अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया था। आपको बता दें, खांडू 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स ने इंट्राडे में 77,145 अंक को छुआ, तो वहीं निफ्टी ने इंट्राडे में 23,481 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। सेंसेक्स 204 अंक और निफ्टी 76 अंक चढ़कर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित, बताएं आज की हाईलाइट्स। देखिए, आज भारतीय बाजारों के लिए बढ़िया रिकॉर्ड का सिलसिला जो था वो तो बना ही रहा, चाहे मिड कैप इंडेक्स हो। 7वां दिन लगातार मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी खरीदारी थी। हालांकि सेकंड हाफ तक निफ्टी बैंक थोड़ा सा लाल निशान जरूर गया, लेकिन अदरवाइज निफ्टी और सेंसेक्स की एक रिकॉर्ड स्तरों पर फ्लैट साइड पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा जो मूव था वो कैश मार्केट के शेयरों में था, इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था। कैश मार्केट के शेयरों में शुगर हुआ या फिर पेपर हुआ, जहां पर जोरदार खरीदारी थी। कैपिटल गुड्स में खरीदारी थी, ऑटो एंसिलरी में खरीदारी थी, रियल्टी में खरीदारी थी, पीएसयू में खरीदारी थी। कुछ ऐसे नाम थे जहां पर जी का अच्छा अप मूव आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन एक बढ़िया रुख जो मूड माहौल है मार्केट्स में वो बना हुआ है और वो जारी भी है फिलहाल की तेजी में। ओके सुमित, ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दिया? देखिए, सबसे पहला नाम तो आएगा श्रीराम फाइनेंस का। आज निफ्टी के टॉप गिनर में इसका नाम शुमार था। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करी इस कंपनी ने पहली बार। HDFC लाइफ आज इंश्योरेंस स्पेस में न्यूज़ फ्लोज के बीच में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। डीवी स्लैब 3% ऊपर रहा। M&M 2.5% का उछाल यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.5% नीचे, आयशर मोटर 1% नीचे, एक्सिस बैंक 1% नीचे, ब्रिटानिया 1% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गार्डन रीच लास्ट आवर में बढ़िया तेजी, 12-12.5% ऊपर। चीनी शेयरों से रेणुका 11-11.5% उछाल। उषा मार्टिन 10% ऊपर। एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 9% का उछाल यहाँ देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में कैप्लिन पॉइंट नीचे रहा, आवास फाइनेंशियल नीचे रहा, डोम्स में 2.5% बिकवाली रही। कल तरु करीब 2% नीचे भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन रियल एस्टेट में खरीदारी थी तो शोभा 5% ऊपर, मैक्रोटेक 5% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी 4% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट करीब 1.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि 22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। बैठक का फोकस कारोबारियों की दिक्कतों को आसान बनाना और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या को दूर करना हो सकता है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ये बताएं कि तीसरे टर्म में ये पहली जीएसटी की बैठक होगी, क्या एजेंडा है इसका? बिल्कुल, देखिए, लंबे इंतजार के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक की तारीख आ गई है। दिल्ली में 22 जून को यह बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक में जीएसटी दरों में कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बैठक का पूरा फोकस कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए रहेगा, ताकि जो कारोबारी हैं, जीएसटी ट्रेडर्स हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हासिल करने में आसानी हो। इसके अलावा कई सारे पेंडिंग इशू हैं, जिसमें खासतौर से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, उसको दूर करने पर फोकस रहेगा। दरअसल अभी डीपीआईटी की तरफ से 14 आइटम्स की लिस्ट भेजी गई है, जिसमें खासतौर से अगर बात करें तो टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स और साथ ही साथ फर्टिलाइजर है। इन सेक्टर्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, यानी कि इसमें जो रॉ मटेरियल है उस पर ज्यादा जीएसटी है, जबकि फिनिश्ड गुड पर कम जीएसटी। इसकी वजह से कारोबारियों का जीएसटी अटकता है, तो इस दिक्कत को दूर करने पर फिलहाल फोकस रहेगा। इसके अलावा जो बायर और सप्लायर के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट की दिक्कत होती है, उसको भी दूर करने पर बात होगी, क्योंकि अभी तक अगर कोई सप्लायर है वो अगर अपना जीएसटी पे नहीं करता तो बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। लिहाजा एक दिक्कत है, इस दिक्कत का भी समाधान करने पर इस जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं, कई सेक्टर से जुड़े हुए, टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें शिपिंग सेक्टर है और एविएशन सेक्टर है, इससे जुड़े हुए कई सारे क्लैरिफिकेशन इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा पेंडिंग मुद्दा है ऑनलाइन गेमिंग का, हालांकि इसमें अभी कोई बहुत बड़े फैसले की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो 28% जीएसटी है उसको रिव्यू करने पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बजट के बाद जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें ऑनलाइन गेमिंग पे जो 28% जीएसटी है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मसला है, उस पर चर्चा होने की संभावना है।
शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां लगातार आतंकी हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल बैठक की है। पीएम ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर एनआईए और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। जम्मू के डोडा में पिछले 24 घंटे में दूसरा आतंकी हमला हुआ है। जम्मू में पिछले 3 दिनों में लगातार एक के बाद एक 4 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकवादियों ने हमला किया है। हमले के बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। जम्मू में लोग आतंकी हमलों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। भारतीय सेना फिलहाल हरकत में है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा होने जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज इटली के लिए रवाना होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। G7 मीट इटली के अपुलिया में आज से शुरू हो गई है। ये मीट 15 जून तक जारी रहेगी। कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जस्टिन ट्रूडो, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रो भी शामिल होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कुवैत में कल हुए भीषण आग हादसे की, जिसको देखते हुए आज भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की है। साथ ही भरोसा भी दिलाया है कि जल्द ही शवों की पहचान करके भारत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बुधवार को कुवैत में 6 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से 40 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा मजदूर फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल मुंबई के मलाड में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक डॉक्टर ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की और आइसक्रीम खाते खाते उन्हें एहसास हुआ कि आइसक्रीम में कुछ तो गड़बड़ है। बाद में ध्यान से देखने पर उन्हें आइसक्रीम में इंसानी उंगली का एक टुकड़ा मिला। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आइसक्रीम को जांच के लिए भी भेजा गया है। आइसक्रीम से मिली इंसानी उंगली की फोरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आया है कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों को सिखाएंगे। बाजार के टेक्निकल्स के साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके भी इस वेबिनार में बताए जाएंगे। साथ ही ये भी सिखाया जाएगा कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और आप उनके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। निवेश में कितना जोखिम शामिल है और उसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी को कितनी जगह देनी चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट आपके हर सवाल का जवाब देंगे, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। तो आप भी इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए लॉग इन कर सकते हैं और लॉग इन करने की डिटेल्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।